Motion can be uniform, non-uniform. We have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object change with the time? Do all motion require a cause? वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाता है? वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से चेंज आता है? सपोज a ball hit with a small stick or something. When observation suggests it is the rest or natural state before hitting, तो ये नेचुरल स्टेट में थी, इसको चेंज किया किसी ने। इस ये जो बिलीव था कि कोई भी ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फॉर एवर, हमेशा के लिए वो नहीं चेंज हो सकता। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। This is remained believed until Galileo Galilei and Isaac Newton developed the entirely different approach understand motion. मोशन को जब तक समझा नहीं था तब तक कि ये बिलीव थे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, नेचुरल स्टेट है वो उसकी। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, फिर पता चला मस्कुलर एफर्ट अगर आता है तो कोई ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो सकता है। सपोज आपने बॉल को हिट किया, हिट करने के बाद बॉल इस पोजीशन से इस पर आई, आपने एक बलून को प्रेस किया फ्रॉम बोथ साइड एंड यू गॉट दिस शेप और चेंज शेप ऑफ द बलून। यू पुल द स्प्रिंग, जब आप उस स्प्रिंग को पुल करते हो तो साइज ऑफ द स्प्रिंग इज चेंज। तो ये पुल और पुश, तो क्या हुआ, पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, बट फोर्स कैन नॉट बी सीन विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। So force has two types, balanced force and unbalanced force. So what is balanced force? Balanced force what is? When two forces of equal magnitude but acting in opposite direction. Suppose this is the object. One force applying to this direction and one force is applying to this direction, means left, this is for right, but both side equal force, both sides. Suppose here is 5 Newton force you are applying, here is also 5 Newton force you are applying, it means equal force. When two forces of equal magnitude but acting in opposite direction on an object simultaneously, then the object continue in its state or rest or uniform motion in a straight line. Such forces acting on an object known as बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है चाहे वो रेस्ट पोजीशन में है, अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड पर इक्वल फोर्स लगा हुआ है, बोथ डायरेक्शन में इक्वल फोर्स है, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर ही है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस फोर्स। नाउ अनबैलेंस फोर्स, सेम काइंड ऑफ when two forces of here is unequal, इसमें था क्या इक्वल और इसमें है अनइक्वल। अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स। जिधर लार्ज फोर्स अप्लाई होगा, सपोज इधर 6 न्यूटन का फोर्स है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट लार्ज फोर्स की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, उधर की तरफ शिफ्ट कर, डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स। दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। आपने देखा होगा टग ऑफ वार, टग ऑफ वार में एक एग्जांपल है कि आपने देखा होगा रस्सी पकड़ के कुछ पर्सन बोथ साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जिधर ज़्यादा फोर्स लग जाता है वो सब जितने भी पीपल या पर्सन होते हैं वो उधर ही शिफ्ट कर जाते हैं। सपोज इधर 6 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर 5 न्यूटन का ही लग पाया,
तो उधर की तरफ मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए अनबैलेंस फोर्स आपको रिक्वायर होती है, अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स क्या है, सपोज आप एक बॉक्स को ड्रैग करते हैं, कि शिफ्ट कर रहे हैं, और ये स्मूथ सरफेस नहीं है नीचे, तो ये क्या आसानी से हो जाएगा। तो इस जितना ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा फोर्स आ जाता है जो शिफ्ट नहीं होने देता है, आप अपना फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अगर ये इक्वल है तो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर ही रहेगा, मीन्स बैलेंस फोर्स अप्लाइंग, देन यू कांट शिफ्ट द थिंग्स। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स देन यू कैन शिफ्ट द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, तो उस फ्रिक्शन को फिनिश करने के लिए। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, अभी मैंने जितनी पीछे अभी आपको समझाया बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में पूरी पूरी डेफिनेशन बोली है। आप वीडियो को पॉज करो, उसको आप दोबारा समझो या दोबारा राइट कर लो, अपने नोट्स बना लो, जो भी जैसे आपको समझ में आए वैसे आप करिए। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेसिस्ट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट resist the motion of object or surface. So friction is a force that resists the motion of object or surface. वो रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट मतलब रोकता है, मना करता है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं आप, वो फ्रिक्शन अपनी राइट फॉरवर्ड है आपका फोर्स, सपोज आप इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मना करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होने से। तो फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस व्हेन टू सब्सटेंस कॉन्टैक्ट ईच अदर। फ्रिक्शन कब आता है, जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। सपोज ये रोड है या फिर और ये आपका एक बॉक्स है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा। आप देखोगे कि रोड पर, ये रोड है और रोड पर क्या होता है, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं ना, तो चलते चलते कोई ऑब्जेक्ट रुक क्यों जाता है, वो रीज़न क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है, क्यों, क्योंकि इनके इस टायर के बीच में और इस रोड के बीच में एक ऐसा सब्सटेंस आया है बीच में, जो इसको, अगर साइकिल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में अपोज करता है, मीन्स अपोज करता है किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। सो अ फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस व्हेन टू सब्सटेंस कॉन्टैक्ट ईच अदर। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ट्राइंग टू मूव। इट ऑलवेज स्लोज अ मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कर रहा हो उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा। इफ देयर इज अ मैक्सिमम रफ सरफेस देन देयर इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा रफ सरफेस है, आप देखोगे जब रोड बन रही होती है तो उस पर जो स्टोन्स पड़े होते हैं, पत्थर, कंक्रीट, तो उस पर आपकी साइकिल आराम से नहीं जा पाती है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाता है वहाँ पे। जब स्मूथ रोड बन जाती है तो उसके बाद आप आराम से चला पाते हैं। कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन इज रफ सरफेस और इरेगुलरिटी इन सरफेस। इरेगुलरिटी होगी या स्मूथ नहीं होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगा। व्हेन फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट मूव। अभी मैंने जैसे बताया, अगर आपका अनबैलेंस फोर्स है और इस फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है तभी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर भी 5 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, it means your force is greater than the friction force, then object can move. To remove friction, use powder, oil, ball bearing, rolling.
जो घूमने वाले ऑब्जेक्ट हैं जो आसानी से रोल कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को यूज करें, या फिर जैसे कैरम बोर्ड बच्चे कैरम बोर्ड पर गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जब स्मूथनेस फिनिश हो जाती है तो उस पर बच्चे क्या करते हैं, उस पर पाउडर डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई इस सरफेस रफ है तो वहाँ पर स्मूथनेस लाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। आप देखोगे साइकिल है, साइकिल के जो बैरिंग होते हैं मीन्स गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रीसिंग का यूज़ किया जाता है जिससे स्मूथनेस आ जाए, जिससे ऑब्जेक्ट आसानी से रन कर पाए। एक ऐसा पर्सन जिसका नाम एरिस्टोटल, एक ग्रेट फिलोसफर, उसका बिलीव था, क्या था, डेट द मेंटेन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज ऑब्जेक्ट कंटिन्यू पुश और पुल वॉज नीडेड। लगातार किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल की ज़रूरत होती है। हाउ एवर दिस कंसेप्ट ऑफ मोशन वॉज टोटली रिजेक्टेड बाय ग्रेट फिजिकिस्ट गैलीलियो गैलीली इन 17th सेंचुरी। ही गेव द फेमस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का उन्होंने एक फेमस प्रिंसिपल दिया। तो उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया, किसने, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने क्या प्रिंसिपल दिया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन एन बॉडी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो जितना फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, यानी अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन एन बॉडी, ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी। देन इट कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और वो लगातार रेस्ट में रहेगी। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट अगर लगातार वो मूव कर रहा है, देन इट कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन, वो लगातार मूव करता रहेगा। इसे इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। यानी कि अगर आपने एक बुक यहाँ पर रख दी है तो बुक वो अपनी प्लेस पर है, वो हिलना नहीं चाह रही है, तो उसके पीछे कोई एक रूल फॉलो हो रहा होगा, या कोई ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसा फोर्स होगा ना जो उसको रेस्ट में रखे हुआ है। इस इट मीन्स इफ समथिंग इज इन रेस्ट देन बिकम डेड, इफ समथिंग इज मूविंग देन इट इज टेंडेंसी फॉर मूविंग। तो ये इनर्शिया है, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। समझ गए? तो ये मैंने डेफिनेशन भी बोल दी इसकी, जो मैंने आपको समझाया वो भी बोल दिया। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा डेफिनेशन सुन के आप राइट भी कर सकते हो। इनर्शिया का मतलब समझ गए, कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप है तो स्टॉप है, मूविंग है तो मूविंग है, उस पर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं हो सकता, और मूविंग कर रहा है तो मूविंग ही करता रहेगा। 3 टाइप की इनर्शिया होती है, रेस्ट पोजीशन, मोशन इनर्शी और डायरेक्शन इनर्शिया। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इनर्शिया क्यों बताया उसके पीछे रीज़न है, फर्स्ट लॉ में इसका हम यूज़ करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडिया force and motion and presented 3 fundamental law that govern the motion or of object. These 3 law are known as Newton's law of motion. So first law I am discussing here. If an object remain in state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change the state बाय एन अप्लाइड फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके मूव कर रहा है, जब वो मूव ही करता रहेगा। क्यों? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे आप तब तक तो वो मूव ही करता रहेगा ना। फोर्स लगेगा तो अपोज करेगा, फोर्स रोकने के लिए ऑब्जेक्ट को,
तो यही फर्स्ट लॉ है, इफ एनीथिंग इज मूविंग देन मूविंग, रेस्ट इन रेस्ट. In other words, all the object resist a change in their state of motion in a qualitative way. The tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. inertia देखो वही है जो अभी आपको मैंने फर्स्ट लॉ बताया है कि, तो दोनों सिमिलर क्वालिटेटिव वे मिलता है दोनों का, देखने में सुनने में एक जैसी बात लगती है. कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट में रहेगा, इफ ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. दोनों में चेंज जब तक नहीं आ सकता जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते. तो यही टेंडेंसी इनर्शिया की है, यही टेंडेंसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है. तो इसीलिए जो है इस बेस पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑल्सो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब इनर्शिया के बहुत एग्जाम्पल हैं. जैसे आपने बस में देखा होगा, जब आप सीट पर बैठे होते हो तो आपका जो बॉडी होता है, तो पहले अगर बस मूविंग, आपका बॉडी किस में है, रेस्ट मूविंग पोजीशन में है, बस चल रही है तो आप भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं. तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, ओके. जब ब्रेक लगते हैं, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, ये आपके जो फुट होते हैं, पैर फीट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट पोजीशन में आते हैं. लेकिन आपकी जो ऊपर की बॉडी है वो तो मूविंग कर ही रही है, वो तो मूविंग अगर पहले से कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो मूविंग ही है. तो दोनों का जब कंपैरिजन सेम नहीं आ पाता है तो ब्रेक लगा लेकिन अब पार्ट जो है मूविंग स्टेज में है, इट मीन्स क्या है, टेंडेंसी अपोजिट हो गई. इनर्शिया का लॉ यहाँ पर अपोज कर रहा है, तो इट मीन्स क्या हुआ, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, या फिर आगे जो सीट होती है उसमें कभी कभी सर लोगों का लग जाता है. इट मीन्स बी टेंड टू रिमेन द रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज द braking force to stop the motor car. With the application brakes the car slow down but the body tend to continue in same state of motion because of inertia. तो क्या होता है, फिर ऐसे इंजरी भी हो जाती है समटाइम. तो इसीलिए सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है कार वगैरह में, क्योंकि एकदम से बॉडी रेस्ट में नहीं आ पाती है. अच्छा, जब आपके बस स्टॉप होती है तो आपकी बॉडी के जो फीट होते हैं वो स्टॉप पोजीशन में होते हैं और पूरी बॉडी स्टॉप पोजीशन में होती है, रेस्ट पोजीशन कह सकते हैं. बट जैसे ही बस स्टार्ट होके चलना शुरू करती है तो आपके जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं, मोशन आ जाता है, उनमें मूवमेंट आता है, बट बॉडी तो रेस्ट में है, इसलिए हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं. वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड. दिस इज बिकॉज ऑफ सडन स्टार्ट ऑफ बस ब्रिंग मोशन टू द बस एज वेल एज आर feet in contact with the floor of bus, but the rest of our body opposes this motion because of inertia. inertia की वजह से ऐसा होता है. सो आपका एक जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 116 एंड 117, वहाँ पर आप देखिएगा कि आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके के. और मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि आप इधर ज़्यादा ऊपर ना जाके आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही कंसेप्ट को मैं आपसे शेयर कर सकूं. तो ये आपके मैंने फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल भी बताए. अब सेकंड लॉ की मैं बात करने जा रहा हूँ. नाउ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी
पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे वो एक फॉर्मूला है टाइम और ये लाइन अपॉन की, पर यूनिट टाइम बोलते हैं इसको। मोमेंटम में चेंज आना, मोमेंटम में चेंज आना पर यूनिट टाइम में, वही आपका क्या है, फोर्स बनेगा। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम में जो चेंज आएगा जिस टाइम में भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस, टू द अनबैलेंस फोर्स acting on the body. The change in momentum take place in the direction of the unbalanced force on the body। समझ गए? देखो फिर से देखो, तो जैसे मैंने ये लिखा कि फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, डीपी मतलब चेंज, डेल्टा पी मतलब पी फॉर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन डी टी डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। चेंज कब आएगा, जब अनबैलेंस फोर्स होगा। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस। तो मोमेंटम हो जाएगा जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी। तो ये समझ में आया, चेंज इन मोमेंटम टाइम में जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा मोमेंटम में। बट व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, आगे आप देखोगे फोर्स इक्वल हो जाएगा एफ इक्वल एम ए। देखो फोर्स का एक सेकंड लॉ ये भी है, डेरिवेशन करके आता है ये, एम इंटू ए प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो बट मोमेंटम क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है possessed by a moving body is known as the momentum of the body। it means हम कह सकते हैं मोमेंटम को P बोलते हैं, P इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आएगा, कोई ऑब्जेक्ट सपोज 5 kg का उसका वेट है, 5 kg का वेट है, अब उसकी कोई ना कोई स्पीड है, सपोज मैं कह रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है, तो मुझे उसमें कितना मोमेंटम लाना होगा। अगर मैं अपने हाथ से एक 5 kg का बॉल हो या आयरन रॉड हो, कुछ भी हो, आयरन बॉल हो, उसको मैं फेंकना चाहता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, तो मुझे कितना मोमेंटम चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 50 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम चाहिए, इतना मोमेंटम, ये मतलब होता है मोमेंटम का। आप देखोगे जैसे जब ग्राउंड में एथलीट होते हैं, जब वो रनिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर बाद उनके रनिंग में मोमेंटम आ जाता है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकना चाहते हैं तो पहले उसको हमें मोमेंटम में लाना होगा, तब वो ऑब्जेक्ट आसानी से फेंका जाता है। ठीक है, तो ये है मोमेंटम। इसके बाद मैं बात करूँगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मोमेंटम में जो सेकंड लॉ है उसमें आपको जब किसी ऑब्जेक्ट को हमें कैच करना होता है, जैसे बॉल को क्या करते हैं जो प्लेयर होते हैं वो कैच करते हैं तो अपने हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं, हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉल का मोमेंटम जितना होता है, जब वो हैंड को पीछे की तरफ ले जाते हैं बॉल पकड़ते पकड़ते, तो क्या होता है, मोमेंटम कम हो जाता है, ऑब्जेक्ट आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने देखा, जितने कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूविंग में है तो मूविंग करता रहेगा। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम जितने टाइम में हुआ। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में
चेंज आ जाएगा। डायरेक्टली का मतलब समझते हो? डायरेक्टली का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 6 बॉल हैं और तो वो 2 रुपीज़ मिलते हैं। अगर आपके पास 12 बॉल हैं तो आपको 4 रुपीज़ मिलेगी। इट मीन्स अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू इंक्रीज हुई है 12 में, तो इस वैल्यू में भी चेंज आया है। डबल चेंज आया, यहाँ पर भी डबल चेंज आया, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एक्शन रिएक्शन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ट्यू अपोजिशन या two opposing force are also known as the action reaction law। देखो क्या है कि जैसे आपने देखा हो गन से जब हम शूट करते हैं तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को जब हम शूट कर रहे होते हैं गन से, तो फिर गन से एक फोर्स बैकवर्ड आता है और जो उसी स्पीड से फोर्स आगे की तरफ जाता है। तो एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, यॉट से जब आप प्लेन पर आते हो तो क्या होता है, जब आप यहाँ से कूद रहे होते हो तो क्या होता है, जंप कर रहे होते हो तो यॉट आपका पीछे खिसक जाता है और आप इधर आ जाते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो गन इज फायर्ड एक्सर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड बुलेट एक्सर्ट इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। ठीक है, इसी तरीके से यॉट का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर हमने थर्ड लॉ भी समझा। फर्स्ट लॉ रेस्ट और मोशन का है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा उसमें, तो वैसे ही रहेगा। टेंडेंसी रेस्ट की और मूविंग की जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक आप उसमें फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। सेकंड लॉ था एफ इक्वल एम ए, या फिर जो फोर्स है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है चेंज इन टाइम के। या फिर जो आपने डेफिनेशन अभी देखी थी, ये चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स की वजह से आया, और अनबैलेंस फोर्स की वजह से आया तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो जाता है, मतलब वो मूव कर जाएगा। थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का लॉ। आप बॉल पर अपनी तरफ से फोर्स लगाओ, जो बॉल होती है दीवार उस पर आप अपनी तरफ से फोर्स लगाओ। फोर्स लगाने पर क्या होगा, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, बॉल इधर से फोर्स लगा रही है, वो शिफ्ट नहीं होगी, तो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन का ये लॉ है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में conservation of momentum, according to the law of conservation momentum, the total momentum of a system or object, या सिस्टम बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, remains constant, वैसा ही रहेगा। the total momentum of a system remains constant if no net external unbalanced force act on the system। जब तक कोई आप फोर्स नहीं लगाओगे किसी मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दैट इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल कांस्टेंट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हैं कि 2 बॉल है और उनका फोर्स m1 है और दूसरा m2 है। जब इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी u1 है, इसकी u1 या इसकी u2 है, जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें एक वेलोसिटी आएगी, वो दूर दूर थोड़े हो जाएंगे तो v हो जाता है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है आप अपनी टेक्स्ट बुक में स्टडी करना। इसका जो फॉर्मूले का ये मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब चेंज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे m और u1 प्लस m2 और u2 इक्वली फॉर्मूला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए m2 एंड v2।
तो डबल सिचुएशंस होंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइजन इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाइजन। मतलब इस पर टकराने के पहले का जो मोमेंटम और टकराने के बाद जो मोमेंटम है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो ये था कुछ कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपका जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, आप इस वीडियो को जब दोबारा सुने तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखिए। उसके बाद आप फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा ऐसे करके आप देखते जाइएगा और ये वीडियो सुनते जाइएगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगा जो उसके अंदर रिटेन है। मैंने पूरी ट्राई किया है, बट मैंने राइट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा राइट करने को हो जाएगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी थ्योरी गिवन है। तो वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी तरीके से चीज़ें समझ आ जाए। और आपको एक मेन बात ये बताएंगे कि हम आपको राइट करके दे दें, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ना पेन उठाया, ना बुक उठाई, ना कोई रीडिंग करने की हैबिट डाली, फिर नुकसान आपका ही होगा। क्यों कि जब आपका हैंड नहीं चलेगा तो प्रैक्टिस छूट जाएगी। इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस भी करते रहनी ज़रूरी होती है, और रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं या तो वो कॉम्प्रिहेंड करना होता है, बहुत जल्दी जल्दी समझना होता है, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। और वैसे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो क्या होता है, टाइम लिमिट हो जाती है और वहाँ पर आपको स्पीड से पढ़ना होता है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं करी हुई है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा ना हो पाए इसके लिए आप अच्छे से पहले से प्रयास करिए। आपके पास टाइम भी है और आप अपनी टेक्स्ट बुक भी आपके पास, वहाँ से आप स्टडी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय योर स्टडी।